Okay, my dear students, chapter 2 of CLPA. देखिए, मैंने आपको नोट्स भेजा था। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में 15 मार्क्स कवर करेगा। CLPA का सिलेबस बहुत ही छोटा है और ये 15 मार्क्स हमारे सिलेबस में कवर करेगा। एंड सक्सेसफुली हम लोगों ने आज 2 महीना ऑनलाइन क्लास का कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मैंने आपको जो भी मार्क करके भेजा है वही पार्ट आपको लिखना है। सुनिए ध्यान से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है तो सुन लीजिए। नेगोशिएबल का मतलब होता है something that is transferable, something which can be transferred, something which can be shifted from the one person to another person. ये होता है नेगोशिएबल वर्ड का मतलब। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। अगर इसको हम लोग प्यार से कहेंगे तो कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा लीगल कागजात जिसको हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर कर सकते हैं। सो एनी लीगल डॉक्यूमेंट which can be transferred from the one person to the another person, that is known as negotiable instrument act. कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, तो उस तरह के जो भी ट्रांसफरेबल लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उससे रिलेटेड एक कानून है हमारे कंट्री में। उस कानून का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उस कानून के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखे हम लोग नोट्स में। पहला लाइन मैंने लिखा है ट्रांसफरेबल लीगल डॉक्यूमेंट, फिर लिखा हुआ है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंडिया इन 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंडिया में 1881 में आया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे कंट्री में 1881 में हमारे कंट्री में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये पूरा कंट्री में लागू होता है। एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड चलो, हाँ चलिए। और ये कानून जो है बाबू ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट दिस। देखिए पहले जब पढ़ाते थे ना हम लोग पिछला साल तक जब हम लोग पढ़ाते थे तो बोलते थे इट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन याद रखिएगा अब हमारे देश का हर एक कानून देश के हर एक स्टेट में लागू होता है, इसलिए अब हम लोग कहेंगे इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। मतलब अब ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल होता है, अब ये पूरा देश में लागू होता है। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। अब ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है। तो दो बात आपको पढ़ाई, कितना बात पढ़ाए? 2 बात। पहला बात क्या पढ़ाए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था, और दूसरा बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। 2 बात बताए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है। चलिए कुछ पन्नों को बदलने के बाद अगला टॉपिक है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते कितने टाइप के हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के आपको? 3। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कि हमारे कंट्री में इंडिया में आज के डेट में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट को, 3 तरह के डॉक्यूमेंट को, 3 तरह के लीगल डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। उसमें पहला है प्रॉमिसरी नोट्स, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक। चेक का नाम आपने सुना होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। और अब मैं आपको प्रॉमिसरी नोट से स्टार्ट करूंगा। तो सुन लीजिए, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4 है,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5 है और चेक का सेक्शन 6 है। आप जो नोट्स लिखे हो ना, जहां पे आप पॉइंट लिखे हो प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, वहां पे अगर आप ये लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे नोट्स जब लिखवाएंगे उसमें भी मिलेगा, बट एक जगह रहेगा तो याद करने में सुविधा होगा। आप नोट्स में लिख लीजिए, साथ साथ प्रॉमिसरी नोट के बगल में लिख लीजिए सेक्शन 4। क्या लिखिएगा? सेक्शन 4। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बगल में लिख लीजिए सेक्शन 5 और चेक के बगल में लिख लीजिए सेक्शन 6। ओके, अब आज देखिए उसके बाद नोट्स में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीज आता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। पुराना जमाना में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के आने से पहले बहुत तरह के, पुराना जमाना में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के आने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। उनका नाम दिया हुआ है, ये सब नाम आप रीडिंग कर लेना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजर्स और कस्टम, मतलब पुराना जमाना में परंपराओं से या कस्टम से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिसको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते थे पुराना जमाना में। लेकिन अभी कानून के नजरों में सिर्फ तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में कि प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए एकदम लोकल भाषा में पहले आपको समझाते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट एक रिटेन प्रॉमिस होता है जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि आई विल पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ सर्टेन डेट। प्रॉमिसरी नोट एक तरह का रिटेन प्रॉमिस होता है, एक तरह का रिटेन अंडरटेकिंग होता है जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को प्रॉमिस करता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट आई विल पे यू दिस मच अमाउंट, या ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई विल पे यू दिस मच अमाउंट। तो प्रॉमिसरी नोट को अगर आप लोकल भाषा में बोलोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिस। ये एक तरह का प्रॉमिस है। कैसा प्रॉमिस है? रिटेन प्रॉमिस मेड बाय वन पर्सन टू द अदर पर्सन। सो प्रॉमिसरी नोट इज द रिटेन प्रॉमिस मेड बाय वन पर्सन टू द अदर पर्सन। बस समझ लेना। तो प्रॉमिसरी नोट एक तरह का लोकल लैंग्वेज में अगर आप कहोगे तो ये रिटेन प्रॉमिस है जो एक आदमी करता है दूसरे आदमी को करता है। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 4 के हिसाब से, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिफाइंस, नोट्स में देखिए, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। बोला है प्रॉमिसरी नोट का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिटेन होना चाहिए, उसमें बैंक का नोट और करेंसी नोट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जिसमें एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, साइंड बाय द मेकर, जहां पर एक आदमी उसको साइन करता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो प्रॉमिसरी नोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जहां पर एक आदमी जिसको हम लोग मेकर बोलते हैं वो दूसरा आदमी को प्रॉमिस करता है अनकंडीशनली कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट या ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको हम इतना रुपया देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉमिसरी नोट। अब मैं आपको प्रॉमिसरी नोट दिखाऊंगा। देखिए ये आप देख रहे हो ना, ये 500 का नोट, और इस 500 के नोट या कोई भी नोट के ऊपर अगर आप खोलोगे ना तो गांधी जी का फोटो है, उसके बगल में आप देखोगे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। इस कागजात में इसमें लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज 500। मतलब यहाँ पे ये भी एक तरह का आप उसको प्रॉमिसरी नोट बोल सकते हो, बट लॉ में साफ साफ बोल दिया है कि करेंसी नोट जो होता है, मतलब ये करेंसी नोट है, मनी है, ये प्रॉमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आता है। बट आपको समझाने के लिए कि देखिए एक तरह का ये भी प्रॉमिसरी नोट है जहां पर जो गवर्नर है हमारे कंट्री के वो प्रॉमिस कर रहे हैं आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा थोड़ी देर बाद, आपको स्क्रीन पर ये दिखाई देगा 500 रुपए का नोट, ठीक है बाबू, जहां पे लिखा हुआ रहेगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो प्रॉमिसरी नोट में कुछ इस तरह के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं जो इसमें यूज किया गया है। देखिए एग्जांपल में क्या दिया, ए साइंस एन इंस्ट्रूमेंट स्टेटिंग, एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया, उसमें क्या लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे बी इन ऑर्डर ऑफ 1000। वो प्रॉमिस किया कि हम आपको 1000 रुपए देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए जब पेमेंट से रिलेटेड श्योरिटी आपको ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को बोलते हैं काम करिए, आप हमको प्रॉमिसरी नोट बना करके दीजिए। प्रॉमिसरी नोट मतलब आप हमको एक नोट में, एक लीगल डॉक्यूमेंट में लिख के दीजिए कि आप हमको पेमेंट करोगे या आप हमको पैसा दोगे। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इट मस्ट बी इन राइटिंग। याद रखिएगा प्रॉमिसरी नोट का कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट या फीचर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इट मस्ट बी इन राइटिंग, प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, मतलब रिटन होना चाहिए।
ओरल कभी प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है। A mere verbal promise to pay is not a promissory note. अगर आप orally बोल दे रहे हो वो promissory note नहीं है। The method of writing either in ink, pencil or printing is unimportant, but it must be in any form that cannot be altered easily. आप पेन से लिख रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो, किससे लिख रहे हो उससे मतलब नहीं। आप उस तरीका से लिख करके हमको दीजिए जिसको ऑल्टर ना किया जा सके, जिसको चेंज ना किया जा सके। तो promissory note रिटन होना चाहिए, पेन से, पेंसिल से, इंक से, जिससे आप लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस तरह से लिखिए आप जिससे कि उसको हम लोग ऑल्टर ना कर सके, जिससे उसको हम लोग चेंज ना कर सके। पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट सर्टेनली एक्सप्रेस अ प्रॉमिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू पे। आप जो प्रॉमिसरी नोट बनाइएगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहना चाहिए कि आप वहां पे प्रॉमिस कर रहे हो पेमेंट के लिए। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस अंडरटेकिंग टू पे। अ मेयर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट इनफ। द फॉलोइंग आर नॉट प्रॉमिसरी नोट एज देयर इज नो प्रॉमिस टू पे। जैसे हम बोले आई एम लायबल टू पे यू 500, हम आपको 500 देंगे, हम आपको 500 दे सकते हैं, ऐसा लैंग्वेज नहीं। डायरेक्ट आप इस तरह से लिखेंगे जिससे साफ साफ नजर आए कि आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करना चाहते हो। जैसे कि आई प्रॉमिस टू पे बी, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपीस। मैं प्रॉमिस करता हूं कि बी को 500 दूंगा, तो साफ साफ इससे क्या पता चल रहा है कि हम उसको पेमेंट देने के लिए रेडी है। तो पहला बात राइटिंग होना चाहिए, मतलब रिटेन होना चाहिए। दूसरा बात ये इसमें क्लियर कट प्रॉमिस होना चाहिए। तीसरा बात प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। आप जो प्रॉमिस कर रहे हो ना पेमेंट का वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब उसमें कंडीशन अटैच नहीं होना चाहिए। कंडीशन मतलब कि आई विल पे यू 500 रुपीस इफ देयर इज अ रेन। मैं आपको 500 दूंगा अगर बरसात होगा तो, मतलब बरसात होगा तो 500 आप दोगे, बरसात नहीं होगा तो 500 रुपए आप नहीं दोगे। या मान लीजिए आप लोगों में से कोई बच्चा आपको बोला कि भैया अगर पास कर जाएंगे तो आपको फीस देंगे, पास नहीं करेंगे तो आपको फीस नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना कंडीशन का होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंडीशनल अंडरटेकिंग डिस्ट्रॉयज नेगोशिएबल कैरेक्टर ऑफ ए अदरवाइज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बोले एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रह जाएगा अगर वो कंडीशनल होगा। Therefore, the promise to pay must not depend on the happening of some contingency or event. It must be payable absolutely and unconditionally. इसका पेमेंट absolutely होना चाहिए और unconditionally होना चाहिए। Point number 4, it should be signed by the maker. प्रॉमिसरी नोट में सिग्नेचर होना चाहिए मेकर का। मेकर जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है उसका सिग्नेचर उसमें रहना इंपॉर्टेंट है। The person who promised to pay must sign the instrument even though it might have been written by promisor himself. There are no restriction regarding form or place of signature in the instrument. उसमें साइन होना जरूरी है, कहां होगा नहीं होगा लेकिन उसमें साइन होना चाहिए, साइन होना उसमें जरूरी है। The maker must be certain. जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है वो सर्टेन पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि we are promising you, our family is promising you, नहीं। कौन प्रॉमिस कर रहा है वो आदमी स्पेसिफिकली क्लियर कट उसमें मेंशन होना चाहिए। The note itself must show clearly who is the person agreeing to undertake the liability to pay the amount. प्रॉमिसरी नोट में रहना चाहिए कि कौन आदमी प्रॉमिस कर रहा है कि हम पेमेंट करेंगे, उसका नाम साफ साफ रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, the payee must be certain. और जो आदमी से प्रॉमिस कर रहे हैं जिससे हमको पैसा मिलने वाला है वो भी सर्टेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें क्लियर कट है कि किससे पैसा रिसीव करें उसका नाम मेंशन नहीं, उसका भी नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। The instrument must point out with the certainty person to whom the promise has been made. The payee must ascertain the name or by designation. जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हो या जिस आदमी से आपको पेमेंट मिलेगा या जिसको आप पेमेंट करोगे उसका नाम साफ साफ उसमें रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, the promise should be pay money and money only. प्रॉमिसरी नोट याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ मनी का बनता है, सिर्फ मनी का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बोले कि I promise to pay you 5 kg राइस, नहीं होना चाहिए। I promise to pay you 5 kg wheat, नहीं होना चाहिए। I promise to pay you 5000 rupees, ऐसा होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट मनी का होता है, कोई सामान का। मनी मींस लीगल टेंडर मनी, नॉट ओल्ड एंड रेयर कॉइंस। मनी मतलब वो मनी जो देश में अभी चल रहा है, पुराना 500 का नोट नहीं चलेगा बाबा। A promise to deliver paddy either as an alternative or in addition to money does not constitute a promissory note. आप अगर वादा कर रहे हो कि मैं आपको धान दूंगा, मैं आपको गेहूं दूंगा, मैं आपको बर्तन दूंगा, ये सब प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा दोस्त। लास्ट पॉइंट आज के लिए, the amount should be certain. और जो प्रॉमिसरी नोट आप बनाओगे उसमें कितना रुपया आप देने का बात करो, 100, 200, 500, 700, 1000, 10,000, वो क्लियर कट उसमें मेंशन होना चाहिए। तो एक प्रॉमिसरी नोट में ये सारी चीज होनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। One of the important characteristics of promissory note is certainty, not only regarding the person to whom or by whom payment is to be made, but also regarding the amount. कौन पे कर रहा है वो तो रहना ही चाहिए, कौन पेमेंट करेगा वो भी रहना चाहिए क्लियर कट, लेकिन कितना रुपया पे करेगा ये बात भी क्लियर कट उसमें रहना चाहिए। तो जितना जितना मैंने मार्क किया उतना उतना पार्ट मैंने रिडीम किया, आप उसको रिडीम कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए और हमसे पूछिए अगर आपको समझ नहीं आता है तो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये ओपन वीडियो इसको हम लोग बनाए हैं
इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों।